आप अगर किसी को जानते हो, आपकी फैमिली से कोई होता है ना, तो आपको ज़रूर गाइड कर देता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ऑडिशन ही देना है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि कौन कौन सही टाइप के लोग हैं। 1000 लोगों का ऑडिशन लेते हैं और आगे फॉरवर्ड भी नहीं होता। मुझे कैसे पता चले कि ये इंसान फेक है, एग्जैक्टली ये फेक है या रियल है, क्या है। एज अ चाइल्ड तो मैंने नोबिता की डबिंग की है, मेरी सिर्फ आवाज़ आई है, पर क्योंकि मुझे एक्टिंग इतनी पसंद है तो मुझे हल्का सा वो है कि यार मैंने और भी जल्दी एज अ चाइल्ड एक्टर ही मैंने अगर की शक्ल भी अगर आती है ना वो आ जाती है, मुझे मेरी एक्टिंग स्किल दिखाने का मौका भी मिलता। कभी इंडस्ट्री में किसी एक्टर ने प्रपोज किया आपको? कभी ऐसा हुआ? हाँ, हाँ, और फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, समय चाहिए। टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, राइट? है कोई लाइफ में? सीधा सवाल। यार आपने तो बहुत ही डायरेक्ट पूछ लिया, मुझे लगा थोड़ा घुमा फिरा के, अच्छा ये वो। सही से जवाब दीजिए। आपकी जिंदगी अनकट बातें हो रही है, मतलब मुझे कहीं पहुंचना है। पहले मैं वो प्रोजेक्ट हासिल करूंगी, पहले मैं वहां पहुंचूंगी और उसके बाद पहले बनूंगी स्टार, फिर करूंगी प्यार। या तो बचपन से ही वो गुड टच हो बैड टच या गुड पर्सन बैड पर्सन बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। तो हम जब whenever we talking to तो सामने वाला पर्सन है, we get to know whether this person is a nice person। आपको बातों से ही आपको वाइब, एनर्जी और वाइब ना आपको पता चली जाएगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बहुत ही थोड़ा सैड, आप पूरे आपके ड्रीम्स वगैरह आपने सोच के रख दिया कि यू नो प्रॉपर ऑडिशन दिया, सोच के रखा कि आप ऐसा करोगे, कल शूट है, और अचानक से फिर मेरी फ्रेंड को ऐसा कॉल आया कि नहीं है और रीज़न भी नहीं बताया। बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आपसे जानना चाहे इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? पेशेंस, अनसर्टेनिटी के साथ वेट करना। आपको पता नहीं है कि ये चीज़ होगी या ये नहीं होगी, क्या होगा अगले मोड पे, क्या है, यू हैव नो आइडिया एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर इट विद पॉजिटिविटी। आई थिंक दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती रिद्धि यानी टीवी स्टार सिमरन कौर। सिमरन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सिमरन, आपको लेके चलते हैं आज उस दौर में जब सिमरन पढ़ाई लिखाई कर रही थी और सिमरन को ये भी नहीं पता था कि वो आगे चलकर एक्ट्रेस बनेंगी। कैसे हुआ ये सब एक्टिंग की दुनिया में आपका रुझान, और कौन था जिसने आपको इंस्पायर किया और आज आप यहाँ पर हैं? आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं, मैं धीरे धीरे करके आंसर करती हूँ इनको। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे एक्टर बनना था, मेरी चाह थी, मेरी विश थी कि मुझे बड़े होकर यार एक एक्टर बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। लेकिन कैसे बनना है, क्या बनना है, ये सब मुझे आइडिया नहीं था। एक ड्रीम तो है, लेकिन वो ड्रीम को मैं पूरा कैसे करूँगी, आई डिड नॉट नो अबाउट इट। बट मैंने क्या किया ना, मुझे बस ये था कि मैं अपनी मेहनत करती जाऊँगी, तो उसमें कोई आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। जितनी मैं एक्टिंग क्लासेस वगैरह मैंने ज्वाइन की, मैंने बचपन में थिएटर वगैरह भी बहुत किया कि जब मुझे चांस मिले, जब भी मिले, उस चांस को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी, उस चांस में मैं अपना 100% दूंगी। फिर वो चीज़ होगी या नहीं होगी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मुझे होगा कि यार मैंने अपना 100% दिया। बाकी जो होना है वो होगा। बट मेरी तरफ से 50% या 10% जाए ऐसा नहीं होगा, मेरी तरफ से 200% जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है जब आपकी तरफ से 200% जाता है ना तो वो चीज़ होके रहती है। और वही मेरे साथ हुआ। फिर मैंने फर्स्ट ऑडिशन ऐसे दिया था और वो हो गया। मैं तब स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में ही थी जब मैंने अग्निफेरा किया था, और वो सिलेक्शन मेरा हो गया, मेरा फर्स्ट शो हो गया। फिर फर्स्ट शो से सेकंड शो हो गया, सेकंड शो से थर्ड हो गया, थर्ड से फोर्थ हो गया। और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे म्यूजिक वीडियोस हो गया, IPL एंकरिंग होगी। तो मैंने अलग अलग चीज़ों को भी ना, मैं कभी घबराई नहीं हूँ। मुझे था कि अगर अलग भी चीज़ है ट्राई करके देखते हैं। तो मेरा सिंपल मंत्र है लाइफ का, ट्राई करके देखते हैं क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई फॉर इट एंड आई विल गिव माई बेस्ट। फिर वो चीज़ हो ही जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है।
जैसा आपने बोला फर्स्ट ऑडिशन दिया, बट इतना आसान भी नहीं है जैसा मुझे सुनने में लग रहा है। आसान तो बिल्कुल तो भी नहीं है। वही थोड़ा जानना चाहेंगे, वो पूरी जो जर्नी रही, कैसे आपने ऑडिशन दिया और आपको कैसे पता चला और ये कैसे हुआ था? तो बेसिकली ना मैं क्योंकि दिल्ली से हूँ, तो तब ना मुझे स्क्रिप्ट आई थी ऐसे करके कि आपको सेल्फ रिकॉर्ड करके आपका ऑडिशन भेजना है, ठीक है। मैंने सेल्फ रिकॉर्ड करके भेज दिया, मुझे लगा मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगी और बस रिप्लाई आ जाएगा, कल रिप्लाई आ जाएगा, परसों मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर 1-1.5 महीना रिप्लाई ही नहीं आया। मेरे को था कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, मेरा ऑडिशन तो अच्छा, मेरी तरफ से मेरे को तो ऑडिशन अच्छा लग ही रहा था। मेरे को लगा ज़रूर कुछ कुछ हो सकता, कमी रह गई हो या कुछ रह गई हो या कुछ पता नहीं क्या। उनका रिप्लाई आया 2 महीने बाद, और वो भी ये आया कि आप एक और ऑडिशन, एक सेकंड, ऐसा नहीं होता फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन भेजो और फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन सेकंड राउंड तक, कभी कभी थर्ड राउंड तक भी जाती है बात। तो जब शुरुआत करते हो तो वो ना 1-2 राउंड होते ही, स्टेप बाय स्टेप होते ही हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम टीवी पे आ रहे हो। और उसके बाद तो चलो अगर आपने 1-2 शोज कर लिए तो लोग आपको ऑलरेडी टीवी पे देख चुके हैं, आपकी एक्टिंग देख चुके हैं, तो थोड़ा सा अंदाजा भी लगा लेते हैं। ऑडिशन फिर भी आपके होते हैं, लेकिन इतने सारे राउंड्स आपको देने की जरूरत नहीं होती। उनको पता होता है कि हाँ इतना कर लिया है, लेकिन ये कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है, उसमें ऐसा किया तो इस कैरेक्टर में कैसा करेगी। तो एक आध आपका ऑडिशन फिर भी ऑडिशन तो मस्ट है और होने भी चाहिए, आई फील। क्योंकि जब ऑडिशन होते हैं ना तो आप भी कॉन्फिडेंट फील करते हो कि मुझे पता कैरेक्टर क्या है, और सामने वाला जो आपको ऑडिशन ले रहा होता है उसको भी पता होता है कि आप जचोगे कैरेक्टर पे या आप कैसी एक्टिंग कर रहे हो, सब क्लियर रहता है, एक प्रॉपर सबको आइडिया रहता है उस हिसाब का। तो अच्छा, अब 2 महीने कोई रिप्लाई नहीं, 2 महीने बाद भी बोलते हैं एक और राउंड ऑफ ऑडिशन है, वो भी 2 महीने का, यार ये क्या है, इसका फिर 4 महीने बाद रिप्लाई करेंगे, अगर फर्स्ट राउंड का 2 महीने बाद किया, सेकंड राउंड का 4 महीने बाद रिप्लाई करेंगे क्या। एनीवे मैंने दूसरा राउंड ऑडिशन दिया, फिर मुझे 2 दिन बाद ही रिप्लाई आ गया, कहते आप मुंबई आ सकते हैं। मुंबई आके भी ऑडिशन ही था, फिर मुझे कहते कि आप मुंबई आओ और हम आपका मॉक शूट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये मॉक शूट होता क्या है, कोई आइडिया ही नहीं मुझे कि मॉक शूट होता है कि प्रॉपर, अभी तक तो आप सिर्फ अपना अपना डायलॉग बोल रहे थे, अब आप हैं और जो हीरो के लिए जो सिलेक्ट, उनका भी चल रहा है साथ में ऑडिशन, तो दोनों को इकट्ठे ऑडिशन करके देखते हैं। प्रॉपर एक सेट पे ऑडिशन होता है कि आपने खड़े खड़े डायलॉग तो बोल दिए, लेकिन अभी आप बैठ के कुछ कुछ प्रॉप का यूज करके, या सामने वाले का क्यू आता है, प्रॉपर सीन जैसा होता है, हम लोग शूट कैसे करते हैं, प्रॉपर सीन एक मॉक शूट की तरह वो शूट होता है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर आपका डायरेक्टर आप इस एनवायरनमेंट में शूट कैसे करते हो। और मेरे लिए तो सब नया, मैंने कहा ये मैं इसके पहले तो कभी ऐसा किया नहीं, तो थोड़े से ऐसे नर्वस जिटर्स तो होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि हो जाएगा, करते हैं, पता नहीं कैसे होगा लेकिन ट्राई करते हैं। कॉन्फिडेंस देखो, आई फील सबको एक बेसिक, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अंडर भी नहीं, लेकिन एक बेसिक कॉन्फिडेंस जो रिक्वायर होता है वो तो होना चाहिए। तो मैं इसी अपने हैप्पी गो लकी नेचर के साथ चली गई, और फिर तो मेरा फिर सिलेक्शन हो गया, और फिर अग्नि फेरा हो गया मेरा, ऐसे करके शुरुआत हुई। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा ना आसान नहीं होता, तो ये ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जो वेट पीरियड होते हैं कि कब उनका रिप्लाई आए क्या आए, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप अपना बेस्ट देते रहिए, और पेशेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये मुंबई नगरी, जैसा आपने बोला कि बहुत टाइम लग जाता है, और आप चूँकि दिल्ली से थी, ये मुंबई शहर बिल्कुल नया होगा आपके लिए, और आई एम श्योर कि यहाँ पर जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता या फिर आपका कोई अपना नहीं होता, तो ये मुंबई शहर में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत महंगा शहर है और आपको यहाँ बहुत अच्छी जगह रहना है, लोगों से मिलना जुलना है। कैसे वो दिनों को याद करना चाहेंगी, कैसे क्या हुआ था आपके साथ और क्या कुछ किया था आपने? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, गाइडेंस, अगर मेरे फैमिली में कोई भी इंडस्ट्री से नहीं है, तो क्या होता है ना, अगर कोई इंडस्ट्री से आपके जान पे, जैसे फैमिली में कोई इंडस्ट्री से, तो वो आपको गाइड ज़रूर कर देते हैं। तो आपको ना, देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके जाएगा, वो तो बात है। आप टैलेंटेड है, आप 100% आगे जाएंगे, लेकिन अगर आप टैलेंटेड नहीं है तो कितनी भी आपकी जान पहचान हो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन जज है, आप 50 लोगों को जानते भी हों, लेकिन अगर आप एक्टिंग ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिनको भी आप जानते हैं 50 लोगों को, वो किसी काम के नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट कैसा है, ऑडियंस आपको पसंद कर रही है, ऑडियंस आपके टैलेंट को या आपकी एक्टिंग को पसंद कर रही है नहीं कर रही है, ये मैटर करता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैटर करती है। लेकिन ये ज़रूर होता है एज अ एक्टर भी नहीं, आप एक्टर हो या डायरेक्टर हो या राइटर हो या कैमरामैन हो, कोई भी इंडस्ट्री का, आप अगर किसी को जानते हो, आपकी फैमिली से कोई होता है ना, तो आपको ज़रूर गाइड कर देता है कि
एट द एंड ऑफ द डे आपको ऑडिशन ही देना है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि कौन कौन सही टाइप के लोग हैं। कौन, जैसे कभी कभी ना कुछ लोग एवी डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑडिशन ले रहे होते हैं, वो ऑडिशन आपका आगे जाता भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, जो आपका ऑडिशन एक्चुअली आगे फॉरवर्ड करेंगे और पहुंचाएंगे। तो अगर आप किसी को जानते होते ना, तो एटलीस्ट आप इतना डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा यहाँ अगर मैं भेजती हूँ, यहाँ से मेरा डेटा कलेक्ट हो रहा है कि हाँ उनकी फाइलों में डेटा की चाहिए लिया कि ऑडिशन करने के लिए, ऐसे वो 1000 लोगों का ऑडिशन लेते हैं और आगे फॉरवर्ड भी नहीं होता। मुझे कैसे पता चले कि ये इंसान फेक है, एग्जैक्टली ये फेक है या रियल है, क्या है। लेकिन अगर आप किसी कोई होता है आप जैसे जो गाइड कर सके आपको, तो एटलीस्ट ये सब दिक्कतें आपको नहीं आती और फिर एटलीस्ट आपका ऑडिशन आगे तो फॉरवर्ड होता है। तो दैट इज द थिंग। तो फिर आपकी मुंबई की जर्नी कैसे रही? जब आप पहली बार मुंबई आई, कहाँ रुकी या किसके पास रुकी? आज रिकॉल होता है वो कैसे, क्या किया था आपने? मैं वही सोच रही थी मैंने क्या, तो मेरा एक्चुअली ना, मैं बताती हूँ, मैं ऑडिशन देके ना वापस चली गई थी दिल्ली। जब मैं मॉक शूट की, जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ ना, फर्स्ट अग्निफिरा में मैंने मॉक शूट किया। मैंने कहा इनका रिजल्ट तो पता नहीं कब आएगा, और तब मैं स्कूल में थी 12th स्टैंडर्ड में। मेरे बस मुझे, और मेरा ना बस एग्ज़ाम मैंने दिए ही थे, मैं रिजल्ट की वेट कर रही थी, कुछ ऐसा सीन था। तो मुझे था कि पता नहीं इनका रिजल्ट आए भी या नहीं आए, कब आए क्या है, मैं तो वापस जाऊंगी ना, मैं जा रही हूँ वापस। अब यहाँ अब ये भी नहीं बोल रहे कि चलो 2 दिन में रिजल्ट आएगा या 3 दिन में रिजल्ट आएगा, तो बंदा वेट कर लेगी, चल ठीक है कोई बात नहीं। हम होटल वगैरह में, मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी, तो थोड़ा वेट कर लेंगे, रुक जाएंगे, क्लियर होता है मामला तो वापस जाते हैं। कुछ अता पता ही नहीं, मैं फिर चली गई वापस। मैंने कहा जब इनका रिजल्ट आएगा तब की तब देखेंगे, अभी क्या मतलब क्या करूँ मैं, रुकना मतलब नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं वापस दिल्ली चली गई। फिर थोड़ा उनको 15-20 दिन लग गए, तो मुझे ऐसा लगा हो सकता हुआ नहीं हो, कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो किसी और में ट्राई कर लेंगे, ऐसा वाला मेरा थॉट प्रोसेस था। तो मैं फिर ना जैसे कॉलेज के लिए वो एग्जाम्स, जैसे इंटरव्यू वगैरह के लिए आप फाइल वो क्या फिल करने लगता है ना, आप फॉर्म्स वगैरह फिल वगैरह मैंने सब स्टार्ट कर दी है कि चलो ठीक है, लाइफ में तो आगे बढ़ना ही है ना। तो देखती हूँ क्या कैसे कहते हैं। और मैंने जैसे 1-2 जगह मेरा हो भी किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे वहाँ से, अच्छा एक तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा मुझे मिल गया कि आप आइए हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और एक तरह से मुझे आ गया कि अग्निफिरा का हो गया। इधर आई मुंबई में। हाँ, मैंने कहा अब मैं ये फिर अगेन धर्म संकट, मैंने कहा यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, या तो हुआ नहीं होता कॉलेज का तो ईजी था कि ये हो गया यहीं चल लेते हैं, या तो ये खैर। बट मेरा दिल तो, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर, तो वो तो 2 राय थी ही नहीं। तो मैंने कहा मैं जैसे तैसे मैं मुंबई तो मैं जाऊंगी, और मेरा सिलेक्शन इतनी बड़ी चीज़, मैं कब से इसको इस प्रोसेस को भी ऑडिशन करते करते 5-6 महीने तो हो गए थे, वेट वगैरह करते, कितने राउंड ऑडिशन, मैंने कितनी मेहनत की वगैरह इस पर। तो उसके अब मुझे ऑलरेडी पता चल गया कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ, उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुई। लेकिन मुंबई शिफ्ट, अच्छा, और ये नहीं कि मैंने पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, मैंने प्रॉपर अपना कॉलेज में भी एडमिशन करवाया, और हमने बातचीत वगैरह की थी। और क्योंकि मेरे मार्क्स वगैरह स्कूल में अच्छे आए थे, तो मेरे कॉलेज ने मुझे परमिशन दे दी कि आप सिर्फ एग्ज़ाम लिखने के लिए आप कॉलेज आ जाना। तो मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने फिर अग्निफिरा के साथ साथ अपना कॉलेज, खैर अग्निफिरा तो 2 साल चला, फिर 3 साल का कॉलेज होता। फिर जब मैं नेक्स्ट शो में सेकेंड शो कर रही थी, तब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ ऐसे करके। तो अब मुंबई शिफ्ट हो गई। अब था कि अच्छा कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे, वो सारी चीज़ें। एंड आई वाज वेरी यंग, तो और इसके पहले ना मैं कभी भी दिल्ली से बाहर एज सच या पेरेंट्स से दूर कभी एज सच अकेले, अब आप हो गए हो इंडिपेंडेंट, लेकिन वो होता है ना कि वो टाइम लगता है आपको, एकदम कंप्लीट नया शहर, नया काम, अचानक से, हाँ अचानक से आप स्कूल से निकलते ही आप काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, ऐसे कॉलेज के थोड़े 3 साल निकल जाते हो, थोड़े बड़े हो जाते हो, तब तो मैं एकदम इतनी जैसे गाय होता है ना, जैसे एकदम वेरी नाइव, वेरी वेरी इनोसेंट, कुछ आइडिया ही नहीं है कि मतलब कैसा क्या। तो फिर धीरे धीरे करके आप सीखते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। और जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो शुरू में तो मैं बहुत डर जाती थी, अगर मेरे को था कि ओशन मेरे को कोई डांट देगा, तो मेरा ऐसा हो जाता कि मेरा रोना निकल जाएगा, आई वाज वेरी स्मॉल। तो ऐसे करके कि अरे यार मेरे को गड़बड़ नहीं करनी, अगर उन्होंने मुझे डांट दिया, इन्होंने मुझे डांट दिया सबके सामने, तो कितना ऐसा लगता है जैसे टीचर डांट देता है कुछ, सब कितना वैसा सा लगता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपना पूरा अच्छा से काम, अपना होमवर्क अच्छे से करके जाऊँगी। खैर किसी ने मुझे कभी डांटा वाटा ऐसे कुछ नहीं, एवरीबडी इज़ वेरी स्वीट ओनली। बट धीरे धीरे जितने शोज़ में करती गई, उतना टाइम के साथ साथ फिर मैं सीखती गई। एग्जैक्टली। और ये मुंबई शहर सबको सिखा भी देता है। बट कोई ऐसा वाकया आपको लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बोला आपका ऑडिशन हो गया था, बट कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि ऑडिशन में आप सेलेक्ट नहीं हुई होंगी।
कितनी बार, ये तो आपको ये वाला ऑडिशन पता चला जिसमें सिलेक्शन हुआ। इनफैक्ट अग्निफेरा के पहले भी मतलब मैं कब से, स्कूल टाइम में भी मैंने बहुत ऑडिशंस वगैरह दिए, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स ओके। कितने और कितने एड ऑडिशन वगैरह बहुत सारे, सीरियल के भी मैंने अग्निफेरा के पहले भी 2-4-5 ऑडिशन तो मैंने दिए ही होंगे। बट क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है मैं अब उसमें मेरी एक्टिंग कम थी या इसमें ज़्यादा थी, ये सब नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं डेस्टिनी में भी बिलीव करती हूँ, आई फील कोई चीज़ अगर आपके लिए बनी है तो वो 100% आपके पास पहुँच के रहेगी। डेस्टिनी में बिलीव करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्डवर्क कम करो। हार्डवर्क आपका 100% होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आई लेकिन आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, फिर वो नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी आएगी ज़रूर, तो एक होता है ना कि मतलब whenever you get the chance you hit the ball, एकदम ऐसा 6 आप हिट कीजिए और फिर वैसा। तो ऑडिशन जैसे बहुत सारे हुए भी हैं जहाँ वर्कआउट नहीं भी हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को लगा चल ठीक है कोई बात नहीं, और ट्राई करते। तो फिर अग्निफेरा हो गया, फिर और भी ऑडिशंस वगैरह वर्कआउट हो गए, तो बाकी शोज़ भी हो गए। बट जैसा आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे एजेंसियाज होती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो बरगला देते हैं, राइट? बहुत सारे नए यंगस्टर्स को थोड़ा सा गलत रास्ते पे भी जाते हैं, और ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काला सच भी है, और वो है कास्टिंग काउच। कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ वाकया हुआ, आपको ऐसा कुछ लगा कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, देन आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया, क्या कुछ हुआ? एक्चुअली टचवुड ऐसा कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ है, टचवुड, और आई होप आगे भी कुछ ऐसा ना हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ना हल्का सा थोड़ा कॉशियस होके चलिए, क्योंकि ना वो या तो बचपन से ही वो गुड टच हो बैड टच, या गुड पर्सन बैड पर्सन बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। तो हम जब व्हेनेवर वी टॉकिंग टू द सामने वाला पर्सन ना, वी गेट टू नो वेदर दिस पर्सन इज़ अ नाइस पर्सन। को बातों से ही आपको वाइब, एनर्जी और वाइब ना आपको पता चली जाएगी कि यार ये थोड़ा ठीक लग रहे हैं बात करने में, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हैं बात करने में। तो जैसे ही आपको लगता है यार ये इंसान थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे बात करने में, आप उस इंसान से वापस बात ही मत कीजिए। आप ओके, अच्छा ओके व्हाटएवर, जो भी आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है वहाँ से आप व्हाटएवर निकल जाइए। सो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू डू नॉट एक कभी कभार क्या होता है कि आप वापस, इफ़ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू ऑल्सो, अगेन कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप मत रिप्लाई कीजिए अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान सही नहीं है। सही वालों को डेफिनेटली रिप्लाई कीजिए, उनसे बात कीजिए, काम की बात कीजिए, लेकिन जो गलत है उनसे एकदम दूर रहिए। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला। जैसा आपने बोला कि बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ती रहीं, आज आप पलट के देखती हैं, किसी चीज़ का रिग्रेट होता है लाइफ में? एक्चुअली नहीं, मुझे रिग्रेट तो मुझे किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि जो भी जहाँ पे भी जो भी प्रोजेक्ट हुआ हो या कोई भी चांस हुआ हो, मैंने हमेशा अपना 100% ही दिया है। तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है और आगे भी देती रहूँगी। वो आप यू आर कट आउट लाइक दैट, यू आर मेड लाइक दैट। तो एज सच मुझे रिग्रेट तो किसी चीज़ का रहता नहीं है। बट हाँ, ये रिग्रेट नहीं कहूँगी, ये तो और कहूँगी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब मैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं 12th के बाद मैंने स्टार्ट किया, मेरा तो ऐसा मन करता था कि मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ही काम करना स्टार्ट कर देती। एज ए चाइल्ड तो मैंने नोबिता की डबिंग की है, मेरी सिर्फ आवाज़ आई है, पर क्योंकि मुझे एक्टिंग इतनी पसंद है तो मुझे हल्का सा वो है कि यार मैंने और भी जल्दी एज ए चाइल्ड एक्टर ही मैंने अगर की शक्ल भी अगर वो आ जाती है, मुझे मेरी एक्टिंग स्किल दिखाने का मौका भी मिलता। बट मुझे पता है ऐसा लगता है कि जो होता है जब होता है करेक्ट होता है। हो सकता है कि उस टाइम पर मेरी स्कूलिंग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भगवान को लगा हो कि नहीं यार अभी नहीं, इसको स्कूल ख़त्म करने दो, उसके बाद इसको एक्टिंग में भेजेंगे। अभी इसको नोबिता मिला है, इसको पूरा अच्छे से दिल से नोबिता करने दो, या इसको अच्छे से पढ़ाई करने दो। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर हर। सो आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स एट अ वेरी राइट टाइम। तो दैट इज़ द थिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि जो जैसे जैसे हुआ अपने हिसाब से हुआ और अच्छा हुआ। चलिए, नोबिता की बात है, इतना टैलेंट, इतना मल्टी टैलेंट, मतलब एक तरफ आपको अलग अलग आवाज़ निकालना, काम भी करना है, और मतलब बेसिकली आपको ज़्यादा मज़ा किस में आता है? क्या नोबिता और एक्टिंग में आप ऐसे पूछ रहे हो? क्या होता है कि जब मैं नोबिता की डबिंग करती हूँ तो मुझे एक्चुअली ना हर चीज़ में मज़ा आता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना कि अगर मेरी सिर्फ आवाज़ आ रही है, इट्स फन लाइक दैट ऑल्सो। मैंने कितना सारा थिएटर भी किया है, दैट इज़ ऑल्सो फन। अब मैं सीरियल कर रही हूँ तो वो एक अलग जोन है, वो भी फन है। तो मैं कभी भी ना एक रिस्ट्रिक्ट नहीं होती एक स्पेस में, एक जोन में। यू शुड बी लाइक वाटर।
फ्लूइड कि आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, हर चीज़ करना. अभी आगे जाके इफ आई डू अ वेब शो, दैट विल बी अ डिफरेंट स्पेस, देयर विल बी डिफरेंट क्रिएटिव माइंड्स. सो दिस इज़ वेरी फन. तो मुझे ओवरऑल ना क्रिएटिव फील्ड से बहुत ज़्यादा प्यार है. अब आप मुझे कहोगे कि मैंने कितने सारे स्कूल में नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, लेकिन मैं उसको उतने ही जेस्ट और इंटरेस्ट के साथ करती थी जितना मैं आज जमाई नंबर 1 में करती हूँ. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ कि आपका नेचर कैसा है या आप अलग अलग मीडियम्स में कैसे परफॉर्म करते हो. तो मुझे तो एक्टिंग से ही प्यार है. तो आप मुझे थिएटर में कराइए या मुझे वेब शो में कराइए या मुझे टीवी में कराइए, मैं उसी इंटरेस्ट और पैशन के साथ करूँगी. चलिए, टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, राइट, है कोई लाइफ में? सीधा सवाल. हाँ, सीधी बात, नो बकवास. ये किसी एड की भी टैगलाइन है पता है, बट यार आपने तो बहुत ही डायरेक्ट पूछ लिया. मुझे लगा थोड़ा घुमा फिरा के, अच्छा ये वो. सही से जवाब दीजिए. आपकी जिंदगी अनकट बातें हो रही नहीं, फिलहाल कोई नहीं. या बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं करते हैं क्योंकि अभी करियर की स्टार्टिंग है, या बहुत सारे लोग एक एम बना के रखते हैं कि मैं जब इस मुकाम पर होंगे तब. आपका भी कुछ ऐसा सपना है या क्या है? काइंड ऑफ आप यही बोल सकते हैं. मेरा भी एक एम है कि मैं एक पर्टिकुलर, मुझे एक मुझे है, मतलब मुझे कहीं पहुंचना है. पहले मैं वो प्रोजेक्ट हासिल करूंगी, पहले मैं वहां पहुंचूंगी और उसके बाद पहले बनूंगी स्टार, फिर करूंगी प्यार. बट कभी लाइफ में लव हुआ है या क्रश भी बोल सकते? क्रश तो हाँ, क्रश तो बहुत सारे, तो वो तो होता ही है ना. मतलब आपको सामने वाला अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ यार तो क्यूट क्यूट बातें कर रहा है और नेचर अच्छा है, तो नेचुरली आपको पर्सन अच्छा लगता ही है. फिर मैं कहती हूँ नहीं, अभी मुझे काम करना है, मुझे अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, मुझे ऐसे एक होता है ना कि आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कुछ. मैंने कहा नहीं, मुझे अपना 1 पॉइंट कंसंट्रेशन मेरे काम पे चाहिए, अच्छे से बढ़िया तरीके से करूँगी. एंड नेचुरली फिर तो लव इज समथिंग विच एवरीबडी शुड हैव. एंड दिस इज, मैं ऐसा नहीं कि मैं प्यार में बिलीव नहीं करती, ये तो बहुत गलत है. मैं डेफिनेटली आई वुड वांट टू मेक अ बॉयफ्रेंड, फॉल इन लव, देन गेट मैरिड. ये तो मेरा बहुत क्लियर है, चाहिए ये सब. बट हाँ, अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद. कभी इंडस्ट्री में किसी एक्टर ने प्रपोज किया आपको? कभी ऐसा हुआ और आपने बोला नहीं भाई थोड़ा समय चाहिए? हाँ, हाँ. और फिर मैंने बोला कि नहीं भाई समय चाहिए. नहीं भाई नहीं बोला. मतलब मैंने क्या था, और मैंने बहुत ऐसा नहीं है, मैंने सामने वाले की फीलिंग्स हमेशा रिस्पेक्ट की हैं. तो मैंने कहा आई अंडरस्टैंड अगर आपकी ऐसी फीलिंग्स है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए. और मैंने उनको रीज़न भी बताया कि एक पर्टिकुलर मुकाम है जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ और मेरा भी एकदम, क्योंकि फिर उनके लिए भी गलत होगा ना. क्योंकि अगर मेरा जो दिल और दिमाग अगर मेरे काम पे है और मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ तो उनके लिए भी गलत है. आई फील अनफेयर है. तो मैंने यही रीज़न देखे, मैंने कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद ज़रूर. कभी रियलिटी शोज़ को लेकर के आपके कोई सपने हैं, लाइक बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, इस तरह के शोज़ को लेकर आपकी क्या ड्रीम है? मेरा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे शोज़ में ना आपकी जो आप रियल जैसे हो, आपकी पर्सनालिटी डेफिनेटली शोकेस होती है. और मेरे साथ इतना बात करके आपको ये तो पता चली गया कि मैं बहुत बातें करती हूँ. मैं बहुत बातें करती हूँ, मेरे में बहुत स्टैमिना है बहुत बातें करने का. अच्छी बात. तो ये आगे भी कुछ लोग होते हैं कि वो चुप रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके, गलत नहीं है उसमें कुछ. लेकिन मेरा नेचर ऐसा कि मैं तो मतलब मैं आपने कहा टेप रिकॉर्डर, लाइक जैसे वो रेडियो नहीं बजता कि पट 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 कि मेरे फ्रेंड्स को मुझे बोलना होता है कि अच्छा बस भाई चुप हो जाओ, हो गया. और रिकॉर्डर का बटन ऑफ करना पड़ता है ऐसा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी कभार सीरियल में क्या होता है ना, हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं. कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कैसा होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि जो सीरियल में आप कैरेक्टर कर रहे हो वो रियल लाइफ में आप वैसे हो. तो खुद की रियल पर्सनालिटी दिखाने के लिए. तो आई थिंक फिर ये रियलिटी शोज बहुत सही वर्क करते हैं जहाँ आप अपना रियलिज्म, आप जैसे हो आप वो पर्सनालिटी दिखा सको. तो डेफिनेटली आई वुड वांट टू डू सम रियलिटी शो. ये भी, इसको भी अपनी लिस्ट में डालती हूँ कि ये भी करना है, फिर टिक मार्क करूँगी. बिग बॉस एंड ऑल. हाँ या कई दफ़ा कई एक्टर बोलते हैं कि मुझे बिग बॉस मेरे टाइप का शो नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहते. हाँ, मुझे बस बिग बॉस से, मुझे वैसे तो इट्स अ फन शो, अच्छा एंटरटेनमेंट है, बस मुझे लड़ाई झगड़े नहीं अच्छे लगते क्योंकि वहाँ पर लोग झगड़ने लग जाते हो. मैं ये मुझसे वही पर्सनालिटी, रियल पर्सनालिटी वही सामने आती है जब लोग झगड़ा करते हैं. सही बात. लेकिन मैं ना थोड़ी झगड़े वाली, मतलब मुझे रियल लाइफ में मुझे झगड़ा पसंद नहीं है. मुझे लगता है कि क्या है
झगड़ के रहे हो, हम बात कर लेते हैं ना नॉर्मल, Exactly. लेकिन बस वो थोड़ा वो झगड़ते हैं, मुझे वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फिर मेरे को टेंशन हो जाती है, फिर मेरे को लगता है शिट अगर मैं बिग बॉस पे जाऊंगी और अगर कोई मुझसे झगड़ने लग जाए तो फिर मैं क्या बोलूँगी उसको, तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा उधर डर लगता है, बट अदरवाइज तो आई एम फाइन। बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आपसे जाना चाहे इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? पेशेंस, क्योंकि वेट करना ये थोड़ा सा ना, और देखिए वेट इस चीज़ के लिए करना कि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ हो जाएगी, वो अलग है, वो अलग वेट करना होता है। अनसर्टिनिटी के साथ वेट करना, आपको पता नहीं है कि ये चीज़ होगी या ये नहीं होगी, क्या होगा अगले मोड पे, क्या है, यू हैव नो आइडिया एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर इट विद पॉजिटिविटी। आई थिंक दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना 99 तक पहुंच जाते हैं और फिर हमको लगता है अरे यार नहीं होने वाला ये, और हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि हम एक स्टेप अहेड हम 100 पे थे और हम वो रेस जीत जाते या गेम जीत जाते। वो 99 पे गिव अप करना ना सकता कि यार पता नहीं। सो वो होता है कि थोड़ा सा और पेशेंस दिखा देती या दिखा देता तो हो सकता है 100 पे भी पहुंच जाता या सिलेक्शन हो जाता। तो आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग, बट आई फील कि अगर आपके पास विल पावर है और आप मेंटली इफ यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, सो देन इट्स ईजी फॉर यू। लास्टली, कभी आपकी लाइफ में वो मोमेंट आया कि आपका सिलेक्शन कहीं हो गया हो और आपको रातों रात पता चला हो कि आप उस शो में नहीं हो? ऐसे मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो ये मतलब बहुत ही थोड़ा सैड, आप पूरे आपके ड्रीम्स वगैरह आपने सोच के रख दिया कि प्रॉपर ऑडिशन दिया, सोच के रखा कि आप ऐसा करोगे, कल शूट है, और अचानक से फिर मेरी फ्रेंड को ऐसा कॉल आया कि नहीं है, और रीज़न भी नहीं बताया। या तो ऐसा हो ना कि कोई रीज़न बताया हो क्या हो, तो मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है कैसा है, लेकिन हाँ ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ ज़रूर हुआ है। तो मेरे साथ तो टचवुड ऐसा नहीं हुआ तो बट हाँ ऐसा होता है, मैंने सुना है। या अंडरस्टैंड। लास्टली, चूँकि समय नहीं है, बट क्या कहना चाहोगे अपने फैंस को? इतना प्यार मिल रहा है और इतना खूबसूरत जर्नी चल रही है आपकी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गाइस मैं जो भी करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ, और अगर आपको मेरी एक्टिंग अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें ना कहीं आई हैव गिवन इट अ पीस ऑफ माई हार्ट टू इट, एंड आपने हमेशा मुझे हर रोल में एक्सेप्ट किया है, चाहे वो नोबिता हो या कोई भी टीवी सीरियल हो या कोई वेब शो, जो भी हो, आपने हमेशा मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इतनी मेहनत, मैं एक्चुअली सारे एक्टर्स ही बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी वो बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं और आपको एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं और आपकी अप्रिसिएशन पाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे आप प्लीज़ प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए ना इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती आपकी अप्रिसिएशन से बढ़कर। वो ऑल माई फैंस, आई लव यू एंड कीप सपोर्टिंग मी। चलिए, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही प्यार मिलता रहे और ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।